Hi guys, this is Rimanshi Seja. Welcome back to my channel. Today we will start our lecture with a new topic Consumer Protection Act 1986. आज हम आपके लिए बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसलिए हम बहुत डिस्कस में पढ़ेंगे इसको बिल्कुल, ताकि आपको अच्छे से ये एक्ट समझ आ जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बनाना पड़ा, कि इससे पहले कोई एक्ट था कंज्यूमर के लिए, और था तो फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इसका इंट्रो लेते हैं। सबसे पहले देखो, द इंडस्ट्री रिवोल्यूशन एंड द डेवलपमेंट इन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स हैज लेड टू वास्ट एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड। क्या हुआ, देखो इंडस्ट्री रिवोल्यूशन आया 1991 में, उसके कारण क्या हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड, दूसरे देशों का व्यापार बढ़ा कॉमर्स में। ठीक है, तो बिजनेस वगैरह ट्रेड बहुत ऊंचाइयों पे जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच a variety of consumer goods have been appearing in the market to cater या fulfill to needs of the consumer and a host of service has been made available to the consumer। ठीक है, तो क्या हुआ, बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट आ चुके थे, मार्केट में अपीयर हो चुके थे, ताकि कंज्यूमर की नीड्स को फुलफिल किया जाए, उनकी जो वांट्स थी, उनकी जरूरतें थी, उनको पूरा करने के लिए। और कुछ सर्विसेज भी आई थी, जैसे देखो लाइक इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एंटरटेनमेंट, फाइनेंस एंड बैंकिंग, की सारी सर्विस मार्केट में अवेलेबल थी कंज्यूमर के लिए। ठीक है, तो देखो आगे क्या हुआ, द एडवर्टीजमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टेलीविजन, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर द सेम बाय कंज्यूमर। तो देयर में भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन। देखो एडवर्टीजमेंट दी जाती थी हर एक गुड्स की, सर्विसेज की, टीवी में अब भी दी जाती है, देखो न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में। ठीक है, तो वो क्या करती है, डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है, ताकि कंज्यूमर क्या ले, उस प्रोडक्ट को खरीद ले, उस सर्विस को ले ले। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, देयर में भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। तो क्या हुआ था, कुछ डिफेक्ट्स आने लगे थे उस प्रोडक्ट में, जो भी सर्विस हम ले रहे, इम्परफेक्शन होने लगी थी, क्वालिटी में कमी आ गई थी, क्वांटिटी कहीं ना कहीं कम थी। ठीक है, प्योरिटी नहीं थी गुड्स की। देयर में भी डेफिशिएंसी इन द सर्विस टेंडर, जो सर्विस दी जाती थी उसमें भी कुछ न कुछ कमी थी। फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक द गलत ऑफ एडल्टेड एंड सब स्टैंडर्ड आर्टिकल इन द मार्केट हैव टू चेक। तो हमें क्या करना था, जो ये सब स्टैंडर्ड अडल्टेड मतलब जो चीजें चेंज कर दिया गया, जो गुड्स के अंदर मिलावट किए गए, उनको चेक करने के लिए, उनको रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना था, ताकि पब्लिक के वेलफेयर हो। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ वेरियस प्रोविजन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। उस टाइम भी बहुत सारे एक्ट थे कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए, जैसे देखो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन पेनल कोड 1860, जिसे हम बोलते हैं आईपीसी। ठीक है, द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर एक्ट 1976, द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ऐसे बहुत सारे एक्ट थे कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, बट वेरी लिटल कुड बी अचीव्ड इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। लेकिन ये सारे एक्ट होने के बावजूद भी कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए बहुत कम थे, ये सही से अचीवमेंट भी नहीं थी इन एक्ट में। ठीक है, तो द मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 एंड द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 हैव बीन प्रोवाइडेड रिलीफ टू कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 आया। ठीक है, और प्रोटेक्शन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट भी आया 1954 में। ठीक है, लेकिन फिर भी किसके लिए है, प्रोवाइडेड रिलीफ टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को रिलीफ करने के लिए, कि उनके लिए जो हक की बात उनको करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। येट फिर भी क्या हुआ, देखो it become necessary to protect the consumer from the exploitation and to safeguard the interest of consumer in order to provide for better protection of interest of consumer। फिर भी उनकी एक्सप्लोइटेशन कम नहीं हो रही थी कंज्यूमर की। ठीक है, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनके इंटरेस्ट को एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की जरूरत थी। देखो तो फिर क्या किया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 1986 वाज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा में कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 1986 पेश किया गया। कब, 5 दिसंबर 1986 को। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 1986 seeks to provide for better protection of interest of consumer and for the purpose to make provision for the establishment of consumer council and other authorities for the settlement of consumer dispute and for matter connected therewith। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 1986 पेश किया गया, किसके लिए किया गया? कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया। और कुछ काउंसिल्स भी बनाई गई ताकि उनका सेफ गार्ड किया जा सके। ठीक है। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बचाने के लिए कि उनको कहीं भी एक्सप्लॉइट ना किया जाए, हरासमेंट ना हो। ठीक है, इसलिए काउंसिल भी बनाई गई। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ देखो, 24 दिसंबर 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बिल पास हो गया 24 दिसंबर को। 15 अप्रैल 1987 को लागू किया गया, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बन गया। ठीक है, अब कंज्यूमर के कुछ राइट्स हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग कि कंज्यूमर के क्या क्या अधिकार हैं। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिफाइन राइट टू इंफॉर्मेशन एज अ राइट टू इन्फॉर्म अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स। तो ये एक्ट क्या कहता है, कंज्यूमर को हर चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो इन्फॉर्म होने चाहिए प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी के बारे में। ठीक है, फर्स्ट क्या है, राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डिफाइन दिस राइट एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर हजार्डियस टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन। अब ये एक्ट क्या कहता है कि कंज्यूमर के पास एक ये राइट है, राइट टू सेफ्टी का, कि उनके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट ना उन्हें सेल किया जाए जो उनकी लाइफ के लिए खतरनाक हो या उनकी लाइफ जिनसे खतरा में पड़ जाए। कोई जैसे मेडिसिन गलत आ जाए, फार्मास्यूटिकल, फूड स्टफ एंड ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, ये उनके पास राइट था कि उन्हें सही प्रोडक्ट दिया जाए। अगला राइट क्या है, नेक्स्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि उनके पास प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वालिटी, क्वांटिटी के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो सेलर है उसे हर इन्फॉर्मेशन दे जो उसे जरूरत है, जो उसे चाहिए। फाइन, नेक्स्ट करते हैं राइट टू चूज। देखो आप कि आज के टाइम में बहुत सारे सेलर्स हैं मार्केट में। ठीक है, तो कंज्यूमर के पास ये राइट होना चाहिए कि वो चूज कर सके। कंज्यूमर मस्ट हैव द राइट टू चूज बिटवीन प्रोडक्ट एट कम्पिटिटिव प्राइस। उनके पास राइट होना चाहिए कि वो चूज कर सकें, जो भी उन्हें कम्पिटिटिव प्राइस में जो भी चीज हम उन्हें सही लगे वो परचेज करें। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू सीक रिड्रेसल। व्हेन अ कंज्यूमर फील एक्सप्लॉइटेड, ही शी हैज द राइट टू अप्रोच ए कंज्यूमर कोर्ट टू फाइल ए कंप्लेंट। अब जब भी कोई कंज्यूमर को ये लगता है कि उसे उसके जो इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो उसके पास राइट है कि वो कंज्यूमर कोर्ट के पास जाए कंप्लेन लेके और उसकी कंप्लेन को वहां सुना जाए। ठीक है, ये उसके पास राइट है कि वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है कंप्लेन फाइल करने। राइट टू हियर, अब ये तो हमें बता दिया कि उसे ये राइट है कि वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है। अब आगे ये एक राइट है कि उसे राइट टू बी हियर्ड, कि जहां वो जाएगा उसे सुना जाएगा। ठीक है, द पर्पस ऑफ दिस राइट टू इज टू इंश्योर दैट द कंज्यूमर गेट्स ड्यू रिकॉग्नाइजेशन इन कंज्यूमर कोर्ट, कि कंज्यूमर कोर्ट में उसने फाइल कर दिया केस, उसके पहचान मिले, वहां उसे सुना जाए जो भी वो कहना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट राइट क्या है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर को एजुकेट करने का राइट, अवेयरनेस का, कि उसे राइट के बारे में प्रॉपर पता हो कि उसकी क्या राइट्स है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग। या फिर कोई भी उसने गुड्स या सर्विसेज ली है, उसमें अगर एक्सप्लॉइट हो रही है उसका इंटरेस्ट, तो उसके पास क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। अब ये जो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहाँ का अप्लाई होता है। ठीक है, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग ये पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, जम्मू और कश्मीर को छोड़ के। बट 31 दिसंबर 2019 के अकॉर्डिंग ये पूरी कंट्री में लागू हो चुका है, जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, इट शैल कम इन टू फोर्स on such date as the central government may be notification appoint and different dates may be appointed for states and for different provision for this act। ये कब फोर्समेंट में आया, जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दी। ठीक है, और जो और स्टेट्स में भी। अब आगे कुछ डेफिनेशन है सेक्शन 2 में। ठीक है,
फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी, ठीक है, मीन्स अ लेबोरेटरी और ऑर्गेनाइजेशन। अब वो हम आगे पढ़ेंगे एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी, सारे डेफिनेशन की इनका मीनिंग क्या है पहले हम ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब लेबोरेटरी कौन सी होगी एप्रोप्रिएट, जो वो होगी जो रिकॉग्नाइज है सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। आगे क्या है, सेक्शन 2B के अकॉर्डिंग कंप्लेंट, कंप्लेनेंट का मीनिंग क्या है, कौन होगा कंप्लेनेंट। फर्स्ट एक कंज्यूमर, कोई कंज्यूमर होगा जो कंप्लेन कर रहा है, या फिर एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द कंज्यूमर कंपनीज एक्ट 1956, या फिर कंज्यूमर एसोसिएशन होगा जो कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर है, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है जो कंप्लेन कर रहे हैं। वन और मोर कंज्यूमर वेयर देयर आर न्यूमेरस कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट, जब बहुत सारे कंज्यूमर का सेम इंटरेस्ट है तो एक या उससे ज्यादा जो भी कंज्यूमर आ रहा है फाइल करने के लिए वो कंप्लेनेंट होगा। अगर किसी की डेथ हो जाती है कंज्यूमर की तो उसका लीगल हायर या फिर रिप्रेजेंटेटिव होगा कंप्लेनेंट, ठीक है। अब कंप्लेंट क्या है, क्या क्या कंप्लेंट हो सकती है। कंप्लेंट क्या है, कोई एलिगेशन जो भी रिटर्न में लगाए गए हैं राइटिंग में कंप्लेनेंट के द्वारा जो कंप्लेन कर रहा है, ठीक है। क्या किस बारे में लगा सकता है वो, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है, या फिर कोई रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस की गई, इसका मीनिंग हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। या फिर द गुड्स बोट बाय हिम और एग्री टू बी बोट बाय हिम सफर फ्रॉम वन और मोर डिफेक्ट, या फिर जो भी उसने गुड्स उसने ली है, ठीक है, या फिर उसने क्या कह रहा है एग्री टू बी बोट, या उसने सहमति दी कि मैं करूंगा, तो उसके लिए क्या हो रहा है, उसमें जो गुड्स उसने लिए उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट्स है, ठीक है, तब वो कंप्लेन कर सकता है, ये कंप्लेन हो सकती है। द सर्विस हायर्ड और अवेल्ड, या सर्विस कोई ली है उसमें डेफिशिएंसी है, कोई कमी है, ठीक है। अ ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर एज द केस में बी ही हैज चार्ज फॉर द गुड्स फॉर द सर्विस मेंशन द कंप्लेन ए प्राइस इन एक्सेस, या फिर उसका प्राइस जो वो हायर ले रहा है गुड्स या सर्विसेज का ज्यादा ले रहा है जो लो में बताया गया है, या फिर जो डिस्प्ले किया गया है उस गुड्स के प्रोडक्ट पैकेज के ऊपर, ठीक है। या फिर कोई ऐसी गुड्स बेच रहा है जो हमारी लाइफ के लिए खतरनाक है, हैजार्डियस है, ठीक है। आगे देखते हैं कंज्यूमर का मीनिंग सेक्शन 2D के अंदर। कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बायज एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रोमिस और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रोमिस। कोई कंज्यूमर वो पर्सन होगा जो गुड्स को परचेज कर रहा है, कैसे बाय कर रहा है, कैसे कंसिडरेशन के बदले, मतलब किसी चीज के बदले गुड्स परचेज कर रहा है, कुछ दे रहा है उसको, ठीक है, कंप्लीट पे कर रहा है, या फिर प्रोमिस कर रहा है, पार्टली पेड मतलब आधा दे रहा है, या फिर पार्टली प्रोमिस कर रहा है, ठीक है। और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट मतलब जैसे अपन इंस्टॉलमेंट करते हैं ना, इंस्टॉलमेंट दे रहा है वो सिस्टम है। इंक्लूड एनी यूजर ऑफ सच गुड्स अदर देन, एक तो ये कंज्यूमर हो गया, और क्या हो सकता है, अदर देन द पर्सन हु बाय सच गुड्स फॉर कंसिडरेशन पेड, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो उसके बिहाफ पे कर रहा है वो डीलिंग, ठीक है, पार्टली पेड कर रहा है, प्रोमिस कर रहा है, पार्टली प्रोमिस कर रहा है अंडर द सिस्टम ऑफ अंडर डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ सच पर्सन, जो पर्सन है उसकी अप्रूवल से वो कर रहा है वो काम, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन सच गुड्स फॉर रीसेल और फॉर कमर्शियल पर्पज। लेकिन वो गुड्स कंज्यूमर, अगर वो पर्सन कमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर रहा है या रीसेल के लिए तो वो कंज्यूमर भी नहीं आएगा, फाइन। ये कंज्यूमर का मीनिंग हो गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं कंज्यूमर फॉर गुड्स और कंज्यूमर फॉर सर्विस क्या होता है। देखो अब कंज्यूमर कौन है, जो पर्सन है वो बाय कर रहा है, कोई भी चीज परचेज कर रहा है, बाय कर रहा है कोई किसी कंसिडरेशन में, जैसे कोई पर्सन है उसने स्कूटर परचेज किया अपने लिए, कंज्यूमर बन गया। सर्विस का ऐसे कोई सर्विस हायर की उसने खुद के लिए, डॉक्टर की सर्विस हायर की, तो वो कंज्यूमर बन गया उसका, ठीक है। या फिर दूसरा कौन सा हो सकता है कंज्यूमर, यूजर ऑफ गुड्स विद अप्रूवल ऑफ बायर, बायर की अप्रूवल से वो गुड्स को क्या कर रहा है, यूजर है मतलब उस गुड्स का, ठीक है। कोई पर्सन है अपनी डॉटर के लिए क्या कर रहा है, स्कूटर परचेज कर रहा है, या सन के लिए, किसी के लिए भी, ठीक है, खुद के लिए नहीं कर रहा, अपने फैमिली मेंबर के लिए कर रहा है, ठीक है, तो वो भी यूजर है उसका, ठीक है। या बेनिफिशियरी ऑफ सर्विस, सर्विस का बेनिफिशियरी, ठीक है। गुड्स शुड नॉट बी परचेज फॉर रीसेल, अभी हमने पढ़ा कि गुड्स किसके लिए ना हो, कमर्शियल पर्पज के लिए भी ना हो, रीसेल के लिए ना हो। कमर्शियल पर्पज का मतलब क्या है कि उसका कोई इंस्टीट्यूट है, उसके लिए वो जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप खरीद रहा है, तो वो कंज्यूमर नहीं है, ठीक है। ऐसी सर्विस कोई ले रहा है कमर्शियल पर्पज के लिए, वो भी नहीं होगा कंज्यूमर।
पर्सन बाय गुड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद के लिए ले रहा है कि कहीं कंपनी में जॉब करता है उसे लैपटॉप की जरूरत है तो वो खुद के लिए ले रहा है तो वो कंज्यूमर है, ऐसी कोई सर्विस ले रहा है तो भी फाइन। आगे हम करते हैं सेक्शन 2E, पर्सन क्या होता है, पर्सन का मीनिंग। ए फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, कोई फर्म है रजिस्टर है चाहे नहीं है वो पर्सन होगी। कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी वो भी पर्सन होगी इसमें, ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग। एवरी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन वेदर रजिस्टर अंडर द रजिस्टर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 2F, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी क्या होती है। इट मीन्स अ ट्रेड प्रैक्टिस वी टेंड टू ब्रिंग अबाउट मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस और इट्स कंडीशन ऑफ डिलीवरी और टू अफेक्ट फ्लो ऑफ सप्लाई। अब रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है, वो प्रैक्टिस जिसमें क्या हो रहा है, प्राइस का मैनिपुलेशन कर रहा है, मतलब प्राइस में चेंजेस कर रहा है या फिर उसकी डिलीवरी जब हम कर रहे हैं उसमें कंडीशन में कोई चेंजेस कर रहा है, ठीक है। वो सब क्या होगा, गुड्स की सर्विसेज में, ठीक है, किसी मैनर में गलत कर रहा है, अनजस्टिफाइड चीज कर रहा है तो क्या होगी, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्या है, देखो सेक्शन 2G, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कौन सी होती है, देखो इट मीन्स अ ट्रेड प्रैक्टिस विच फॉर द पर्पस ऑफ प्रोमोटिंग द सेल यूज और सप्लाई। किस लिए कर रहा है वो ये प्रैक्टिस, ताकि उसकी सेल बढ़े, यूज बढ़े, यूसेज और सप्लाई बढ़े, ठीक है, लेकिन गलत तरीके से कर रहा है, अनफेयर मेथड से। देखो क्या कर रहा है, द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग एनी स्टेटमेंट रॉन्ग वेदर ओरली और इन राइटिंग। जब वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है उस प्रोडक्ट को विजिबल रिप्रेजेंटेशन करके कुछ गलत बता रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में ओरली या रिटर्न, तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आएगा, ओके। और क्या पता गलत बता रहा है, फाल्सली रिप्रेजेंट दैट द गुड्स आर ऑफ ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। वो गलत बता रहा है कि उसको जो गुड्स हैं, सर्विस गुड्स हैं जो इस किसी स्टैंडर्ड की है, क्वालिटी की, जबकि वो है नहीं उसकी, ठीक है, स्टाइल मॉडल गलत बता रहा है वो, ऐसी किस सर्विस के बारे में गलत बता रहा है, वो यहाँ आएगी इसमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में। आगे नेक्स्ट और क्या गलत बताएगा वो, रिप्रेजेंट दैट द गुड्स और सर्विस हैव द स्पॉन्सरशिप अप्रूवल। स्पॉन्सरशिप जब है ही नहीं तो भी गलत बता रहा है, उसका अप्रूवल के बारे में कुछ गलत बेनिफिट्स बता रहा है उस गुड्स या सर्विसेज के, जबकि वो है ही नहीं, ओके। ऐसे कुछ गलत बता रहा है, क्या रिबिल्ट है वो प्रोडक्ट, सेकंड हैंड प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। देखो फाल्सली रिप्रेजेंट एनी रिबिल्ट सेकंड हैंड रिनोवेटेड रिकंडीशन और गुड ऑल गुड्स एज न्यू। अब न्यू ऑल गुड्स को न्यू गुड्स में बता रहा है, ठीक है, ये सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आएंगी। आगे देखो सेक्शन 4 के अंदर कुछ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स बनाई गई हैं कि कंज्यूमर कहाँ कैसे डील करेगी कंज्यूमर के साथ, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या काउंसिल्स बनाई गई, ठीक है। सेक्शन 4 के अंदर पहले बनाई गई, देखो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सेक्शन 4 में द सेंट्रल गवर्नमेंट shall by notification established with effect from such date as it may be specified in such notification as council is to be known as सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन से, ठीक है। अब देखो अब इसमें मेंबर कौन कौन है, कैसे कैसे वर्किंग होती है, कैसे कैसे काम होता है। देखो पहले मेंबर कौन होंगे, मिनिस्ट्री इंचार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर। कंज्यूमर अफेयर में जो मिनिस्टर इंचार्ज होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो कौन होगा, चेयरमैन होगा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का। और मैक्सिमम मेंबर किसके होंगे, कितने होंगे इसके, 15, फाइन। अब आगे देखो सेक्शन 5 क्या कह रहा है, प्रोसीजर फॉर मीटिंग ऑफ सेंट्रल काउंसिल। अब इस काउंसिल की मीटिंग के लिए क्या प्रोसीजर है, एटलीस्ट एक मीटिंग होनी चाहिए, फाइन, 1 साल के अंदर। सेंट्रल काउंसिल शैल बी, अब मीटिंग की बात की, अब कब मीट करेंगे, ठीक है, मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज द चेयरमैन में बी थिंक फिट। जब चेयरमैन चाहता तभी वो मीटिंग कर लेंगे जब उनको लगे कि जरूरत है, ठीक है। अब सेक्शन 6 में कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, सेंट्रल काउंसिल किस लिए बनाई गई, ठीक है, ये एक्ट वही है जो उनके कंज्यूमर के राइट है, वही ऑब्जेक्टिव है कि क्या राइट क्या है, जो कंज्यूमर है उनको क्या प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, जो उनके लिए लाइफ के लिए हजार्डियस है वो प्रोडक्ट, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्म करना, ये उनका ऑब्जेक्टिव है, उनका एश्योरिटी दिलाना, ठीक है। ये सारे जो हमने राइट पढ़े वही इनके ऑब्जेक्टिव है। राइट टू बी हियर्ड, कि कंज्यूमर को सुना जाए, राइट टू सीक रिड्रेसल, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कर सकें, ठीक है। आगे सेक्शन 7 देखो, सेक्शन 6 तक हमारा सेक्शन 4, 5 और 6 में सेंट्रल कंज्यूमर काउंसिल के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब सेक्शन 7 में स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो अब इसमें मेंबर कैसे बने हैं, देखो
मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन स्टेट गवर्नमेंट, वहां सेंट्रल था, अब ये स्टेट गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर इन चार्ज होगा कंज्यूमर अफेयर का वो चेयरमैन होगा। ओके, मैक्सिमम मेंबर इसके हैं 10। अब इसकी भी मीटिंग फिक्स करी होगी उन्होंने, तो क्या देखो, द स्टेट काउंसिल शैल मीट एज व्हेन रिक्वायर्ड, जब उनको जरूरत होगी तब कर सकते हैं, लेकिन साल बट नॉट लेस देन 2 मीटिंग से कम नहीं होनी चाहिए एवरी ईयर। ओके, द स्टेट काउंसिल शैल मीट एट सच टाइम एट प्लेस एज चेयरमैन थिंक फिट, जो चेयरमैन जैसे जहाँ चाहता है वहीं वो मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव वही है जो हमने सेंट्रल में डिस्कस किया सेक्शन 6 में। ओके, अब सेक्शन 8, सेक्शन 7 हो गया हमारा स्टेट का, अब सेक्शन 8 क्या है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ओके, अब डिस्ट्रिक्ट की क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है। अब देखो इसमें कौन हो गए मेंबर्स, कौन कौन होंगे, कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट तो चेयरमैन होगा। ठीक है, और मीटिंग कैसे होगी, वही 2 की 1 ईयर में कम से कम 2 होनी चाहिए। ओके, द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल मीट एट सच टाइम एंड प्लेस, यहाँ भी ऐसे जो चेयरमैन जहाँ जाएगा और प्लेस पे वही मीटिंग होगी। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है जो हमने सेक्शन 6 में पढ़े हैं, वही जो राइट है कंज्यूमर के, राइट टू हियर। ओके फाइन, ठीक है, ये सारा हमारे सेक्शन 7 तक एक्ट कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे सेक्शन जो इसके हैं सेक्शन 8 तक हो गया, आगे सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको यूजफुल वीडियोस ऐसे मिलते रहें। तो थैंक यू, टेक केयर।